हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम 20 सवालात को हल करने जा रहे हैं, 20 ऑब्जेक्टिव सवालात को। इससे पहले हमने 12 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है अपने उर्दू ज़बान की, उर्दू लैंग्वेज की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन को आप लोगों को मिलती रहे टाइम टू टाइम। लाइक करें वीडियो, कमेंट करें और कमेंट के जरिए से अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सवालात कौन कौन से हैं आज के। बहुत दिलचस्प सवालात यहाँ पे हैं। DSSB और TGT उर्दू से हमने इन सवालात को मुंतखब किया। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अदबी होने के अलावा खाली जगह भी था। क्या था? ऑप्शन है ए है सियासी, लिसानी, मुआशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है दोस्तों? तो अदबी तो था ही, अदबी हुआ, ज़ाहिरी तौर पे अदबी उसका मकसद नहीं था। उसका हकीकी मकसद क्या था? सियासी ही था। सियासी क्यों था? क्योंकि इसकी किताबें दोस्तों डॉक्टर उबैदा के, डॉक्टर शहनाज नबी की 2-3 किताबें हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में। तो वहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि इसका अदबी मकसद नहीं था बल्कि सियासी मकसद था, ताकि अंग्रेज़ अफसरान को यहाँ के जो मकामी बोलियाँ हैं उसके बारे में तालीम दे करके यहाँ पर हुकूमत और अच्छे तरीके से किया जा सके। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कायम किया गया कलकत्ता के फोर्ट विलियम किले में। ये फोर्ट मतलब किला होता है, विलियम किले में जो है 10 जुलाई 1800 को कायम किया गया। लेकिन जब कानून इस कॉलेज का कायम बन चुका, ऑर्डिनेंस बन चुका, तो उसमें क्या तय हुआ कि मई 1800 को उसमें 4 मई 1800 ईस्वी को उसका डेट फिक्स किया जाए, क्योंकि 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान को उन लोगों ने शहीद किया था और शिकस्त दी थी। तो उसको यादगार बनाने के लिए उस कॉलेज का क़याम 4 मई का उन्होंने मुंतखब किया। तो ये 4 मई 1800 ईस्वी एक तरह से देखा जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कायम किया था, जो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था, और उसका प्रिंसिपल बनाया था डेविड ब्राउन को। गिलक्रिस्ट जो हैं, जिनका अहम कारनामा है, वो सदर शोबे हिंदुस्तानी हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ? 1825 में, 1800 में, 1805 में, 1810 में। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ था और उसके बाद में 1825 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज का क़याम हुआ था। दिल्ली कॉलेज दोस्तों 1825 में कायम हुआ था। किस सोसाइटी के ज़ेर तहत? वर्नाकुलर सोसाइटी जो कायम किया था डॉक्टर स्प्रिंगर ने, उसके तहत में ये कॉलेज कायम हुआ था। आज भी एंग्लो अरबिक स्कूल है अजमेरी गेट पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर। उसी कॉलेज में ये दिल्ली कॉलेज कायम किया गया था, उसी बिल्डिंग में। और इस वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज जो है उसी के आसपास मौजूद है, उसमें वो शिफ्ट कर दिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे JS टेलर थे। टेलर वही टेलर थे जिसको कत्ल किया था मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद आगा बाकिर ने, और उस जुर्म के पादाश में उनको गोली मार करके मतलब मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और इस कॉलेज का खात्मा 1877 ईस्वी में हो गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, शेर अली अफसोस की बाग़ उर्दू किस तसनीफ़ का तर्जमा है? तो बाग़ उर्दू मीर शेर अली अफसोस ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर तहत तर्जुमा किया था, वो किस तसनीफ़ का तर्जुमा है? क़िस्से चहार दरवेश, अखलाक़ जलाली, या गुलज़ार इब्राहिम, या गुलिस्तान सादी। तो क़िस्से चहार दरवेश का तर्जुमा तो मीर अमन ने बाग़ बहार कर दिया। अखलाक़ जलाली ये फ़ारसी के तसनीफ़ है। अखलाक़ जलाली अल्लामा दवानी मुल्ला जलालुद्दीन की किताब है। ठीक है। और गुलज़ार इब्राहिम ये तज़किरा है मोहम्मद इब्राहिम खलील की, जो आप लोग जानते होंगे तज़किरा गुलज़ार इब्राहिम के बारे में। और गुलिस्तान सादी जो शेख सादी की गुलिस्तान है, इसी का इन्होंने तर्जुमा किया था मीर शेर अली अफसोस ने। मीर शेर अली अफसोस दोस्तों 1746 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1809 ईस्वी में इनका इंतकाल बताया जाता है। ठीक है। उनकी और दूसरी किताबें जो है, एक तो बाग़ उर्दू है, दूसरी किताब खुलासतुत तवारीख़ है, जो मुंशी सुजान राय भंडारी की किताब का तर्जुमा उन्होंने किया था। खुलासतुत तवारीख़ यानी 2 किताबें उनकी मशहूर है, एक तो बाग़ उर्दू और दूसरे खुलासतुत तवारीख़।
अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है कुरानुस्सादैन किस कॉलेज का मजल्ला था। कुरानुस्सादैन किस कॉलेज का मजल्ला था। फोर्ट विलियम कॉलेज का मजल्ला था, या दिल्ली कॉलेज का, या मद्रास कॉलेज का, या अलीगढ़ कॉलेज का। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है दिल्ली कॉलेज का ये मजल्ला था, और इसको मास्टर रामचंद्र की इदारत में शाया किया जाता था कुरानुस्सादैन। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में तो अभी मैंने बता दिया। कदीम दिल्ली कॉलेज के बारे में पढ़ना है तो मौलवी अब्दुल हक साहब की किताब भी है मरहूम दिल्ली कॉलेज, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें, सारी हक़ाइक़ को बयान कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मद्रास कॉलेज के बारे में अगर अभी हमने फोर्ट विलियम दिल्ली कॉलेज के बारे में भी बता दिया कि 1825 ईस्वी में इस कॉलेज का क़याम हुआ था। इससे पहले जो सवाल गुजरा है 1825 ईस्वी में इस कॉलेज का क़याम होता, 1877 ईस्वी में इसका ख़ात्मा भी हो गया था। मद्रास कॉलेज जिसको सेंट जोसेफ कॉलेज कहा जाता है, सेंट जॉर्ज कॉलेज जिसको कहा जाता है मद्रास कॉलेज को, ठीक है। राइटर्स कॉलेज भी इसको कहा जाता है। 1777 ईस्वी में जोसेफ कलकट ने भी कायम किया था, और इस कॉलेज का मकसद भी फोर्ट विलियम कॉलेज की तरह ही था, यानी अंग्रेज़ ऑफिसरान को हिंदुस्तानी या मकामी बोलियों की तालीम देना। और अलीगढ़ कॉलेज जिसको सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में कायम किया था। मदरसतुल उलूम उसका पहले नाम था, उसके बाद में 77 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना था, और 1920 ईस्वी में जो पार्लियामेंट एक्ट के तहत इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के ज़ेर तहत ही 1870 में, हालांकि कॉलेज के क़याम से पहले ही तहज़ीबुल अखलाक उन्होंने जारी कर दिया था सर सैयद ने, तो यहाँ से तहज़ीबुल अखलाक जारी हुआ, और कुरानुस्सादैन जो है ये दिल्ली कॉलेज से जारी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा कुरानुस्सादैन किस कॉलेज से जारी हुआ था, दिल्ली कॉलेज से, और इसके एडिटर कौन थे, ये मास्टर रामचंद्र थे। अगला सवाल है इमाम बख्श साहबाई किस कॉलेज से वाबस्ता थे। फोर्ट विलियम कॉलेज, मद्रास कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, या अलीगढ़ कॉलेज। तो ये दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज से तो वाबस्ता नहीं थे। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज में ये फ़ारसी शोबे के सदर मुदर्रिस थे। ठीक है, इमाम बख्श साहबाई साहब 1802 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, और 1857 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है। 1802 में पैदाइश और 57 में इनका इंतकाल हो जाता है। सर सैयद के अहम दोस्तों में से ये थे। ये दिल्ली कॉलेज के सदर मुदर्रिस हुए थे फ़ारसी डिपार्टमेंट के। इसकी भी कहानी मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब में बहुत दिलचस्प बताई थी। इसी जो फ़ारसी शोबे के सदर की हैसियत से ही मोमिन खां मोमिन और गालिब के साथ गालिब, मोमिन खां मोमिन और साहबाई साहब को तीनों को बुलाया गया था कॉलेज में इंटरव्यू के लिए या उस पोस्ट के लिए, लेकिन गालिब ने तो सिरे से इनकार कर दिया था। मोमिन ने 100 रुपये की माहाना तनख्वाह की गुजारिश की थी या कहा था, तलब किया था, जिसको इनकार कर दिया गया था। और साहबाई साहब जो उस वक्त बेरोज़गार थे, ये 40 रुपये माहवार पे ही राज़ी हो गए थे, और इस तरह से ये कॉलेज से वाबस्ता हो गए थे। ठीक है दोस्तों, इमाम बख्श साहबाई साहब, ये इनकी एक किताब जो है तर्जमा हदायकुल बलागत, ये मिलता है, इसका जिक्र मिलता है तसनीफ़ जो शमसुद्दीन का है, फ़ारसी तसनीफ़ है, इसका इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है उर्दू नस्र के उसलूब को सादगी और मतानत बख्शने वाली तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, या इस्लाही ज़ुबान, या इहाम गोई। तो कौन सी तहरीक है ये, इसमें है अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी बुनियाद रखी थी, अलीगढ़ कॉलेज के ज़ेर असर, या अलीगढ़ तहरीक जो एक पूरी तहरीक है। सर सैयद की पूरी ज़िंदगी एक तरह से देखा जाए तो अलीगढ़ तहरीक है, और सर सैयद और उनके रफ़क़ा जो शमूलियत है वही अलीगढ़ तहरीक है। तो उसमें तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए से, जैसा कि मैंने बताया 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में तहज़ीबुल अखलाक जो उन्होंने 70 ईस्वी में जारी किया था, तो उस तहज़ीबुल अखलाक में उर्दू नस्र की इस तरह से एक तरह से उन्होंने बुनियाद रखी जो सादी नस्र और मतानत वाली नस्र होनी चाहिए। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक तो 1936 ईस्वी में बाद में आई। इस्लाही ज़बान की तहरीक इमाम बख्श नासिख की तहरीक है, जो इसमें शायरी फिर आमतौर पर इस्लाह दी जाती थी, और यहाँ गोई भी शायरी से ही मुताल्लिक़ है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है 1936 ईस्वी में लखनऊ की तरक्की पसंद तहरीक की सदारत किसने की थी। मौलवी अब्दुल हक ने, या हज़रत मोहानी ने, प्रेमचंद, या
फैज़ अहमद फैज़। तो इसका पहले नंबर पे हम बता देते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में, अप्रैल 1936 ईस्वी में उन्होंने पहली ये कॉन्फ्रेंस थी जो लखनऊ में कायम हुई थी। इसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? 1938 में कलकत्ता में कायम हुई थी, जिसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने किया था। और 1942 ईस्वी में तो 36 में पहला और 38 में दूसरा और 42 में तीसरा जो कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और उसकी सदारत अब्दुल अलीम ने की थी। चौथी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हैदराबाद में हुई थी, हसरत मोहानी ने उसकी सदारत की थी। पांचवी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 47 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और उसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने की थी। और छठी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी भिमड़ी में हुई थी, रामविलास शर्मा ने उसकी सदारत की थी। और 53 ईस्वी में दिल्ली में 7वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, कृष्णचंद्र ने उसकी सदारत की थी। और 56 में हैदराबाद में आखिरी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1956 में, जिसकी सदारत अब्दुल अलीम ने की थी। और इसी कॉन्फ्रेंस में सज्जाद ज़हीर ने तरक्की पसंद तहरीक के बुनियादी मकसद के पूरे होने के ऐलान भी किया था। अब्दुल अलीम की आपस में इत्तफाक से दोनों ने ऐलान किया था, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था और बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल इस सवाल का सही जवाब क्या है? प्रेमचंद। और मैंने सभी कॉन्फ्रेंस की हकीकत बता दी, डेट के हिसाब से बता दी जो मैंने किताबों में पढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो आइंदा इंशाल्लाह उम्मीद है, प्लान है मेरी तरक्की पसंद तहरीक पर तफसील से वीडियो बनाने की। सज्जाद ज़हीर पर मैंने बना दिया वीडियो। उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मसूद हुसैन खां का नज़रिया क्या है? उर्दू पंजाब की बेटी है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं, उर्दू का ताल्लुक़ द्राविड़ ज़बान से है। तो इसमें एक तरह से देखा जाए उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ मसूद हुसैन खां का असल नज़रिया अगर देखना है तो हमारे तो वीडियो मौजूद है दोस्तों, उर्दू के पैदा होने के नज़रियात के बारे में तफसील से मैंने उसको बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मसूद हुसैन खां का नज़रिया है ज़बान दहली और पिरामिश और दहली और उसके अतराफ़ में उर्दू ज़बानें पैदा हुई। ठीक है, और उर्दू पंजाब की बेटी है, ये महमूद शिरानी का कौल है। ब्रज भाषा से उर्दू निकली है, ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। और उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं, ये कौल दरअसल मसूद हुसैन खां का है। मसूद हुसैन खां ने मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू में ये कौल उस वक्त कहा था जहाँ वो महमूद शिरानी के इस नज़रिए की, यानी उर्दू पंजाब की बेटी के नज़रिए को रद्द किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? उर्दू पंजाबी की बहन तो हो सकती है लेकिन बेटी नहीं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? सर सैयद अहमद ख़ान के आसार व सनादीद का मौजू क्या है? तालीम, तारीख़, शायरी या तनकीद? तो इसका मौजू क्या है दोस्तों? इसका मौजू है तारीख़। दिल्ली की तारीख़ी इमारतों पर, तारीख़ पर और तारीख़ी शख्सियात पर ये तमाम के तमाम आसार व सनादीद जो ज़ख़ीम किताब है मबनी है। ठीक है, तो इसका मौजू क्या है? तारीख़ है। आसार व सनादीद ये 1847 ईस्वी में सर सैयद ने लिखा था, पहली बार इसको शाये करवाया था, जिसमें 4 अबवाब थे। ठीक है, और ये इसको इन्होंने मतबा सैयदुल अखबार से ही शाये करवाया था। सैयदुल अखबार ये उनके भाई साहब ये जारी करते थे, सैयदुल अखबार। बाद में सर सैयद ने भी इसकी इदारत की थी और उसका मतबा जो था उसी से इन्होंने इसकी इशाअत करवाई थी। 1854 ईस्वी में इन्होंने इसकी एडिशन सानी यानी दूसरी एडिशन शाये किया था, जिसमें सिर्फ 3 बाब थे। चौथा बाब इन्होंने हटा दिया था जो दिल्ली की अहम शख्सियात के बारे में वो बाब था। 1861 ईस्वी में इस किताब का तर्जमा गारसन दत्तासी मशहूर जो है फ्रांसीसी आलिम जो था, उसने इस किताब का तर्जुमा फ्रांसीसी ज़बान में किया था। ये भी सवाल आता है सर सैयद की किस किताब का तर्जुमा फ्रांसीसी ज़बान में हुआ और किसने वो तर्जुमा किया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई खाली जगह भी था। तो यहाँ खाली जगह में किसका नाम आएगा? अमीर, मीर, दर्द, बहार। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मीर। तो मीर की उस्तादी का यहाँ पर गालिब ने एतराफ़ किया है। और अमीर मीनाई वो अमीर मीनाई हैं जो लखनऊ में पैदा हुए। 1829 ईस्वी में लखनऊ में अमीर मीनाई की पैदाइश होती है और 1900 ईस्वी में हैदराबाद में इनका इंतकाल हो जाता है। नातिया शायरी में इनका अहम मकाम है। हालांकि गज़ल गोई भी इनकी बहुत शानदार तस्लीम की जाती है। हमारे सिलेबस में भी अमीर मीनाई की शायरी शामिल है। मिरात गैब, सनम खाने इश्क, ये 2 इनके शेरी मजमूए हैं। इसी तरह से
महामिद ख़ातमुन नबीन के नाम से इनका नातिया दीवान भी मौजूद है। ठीक है, अमीरुल लग़ात जो इन्होंने तरतीब दी है वो 2 जिल्दों में, ये बहुत अहम किताब है लुग़त के सिलसिले में। अमीर मीनाई साहब बुजुर्ग शायर थे, सूफ़ी मंश शायर थे। मीर तक़ी मीर 1721 ईस्वी में पैदा होते हैं आगरा में, 1810 ईस्वी में इंतकाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस गज़ल के खाली मिसरे में मीर तक़ी मीर का ही नाम आएगा। अगला सवाल क्या है दोस्तों, किसी बादशाह या अमीर की तहसीन में लिखी गई नज़्म क्या है? किसी बादशाह या अमीर की तहसीन में लिखी गई नज़्म क्या है? मसनवी, कसीदा, हज्व, शहराशोब। हालांकि मसनवी की इब्तिदा में भी बादशाह की मदह की जाती है, उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, लेकिन मुकम्मल जो नज़्म बादशाह की तारीफ़ और तहसीन में लिखी जाती है वो है कसीदा। ठीक है, कसीदा वो शायरी, सिन्फ़ शायरी है जो बादशाह या उमरा की तहसीन में लिखी जाती है। हज्व जो किसी की तज़हीक में लिखी जाती है, जिसमें किसी की बुराई बयान की जाती है। और शहराशुब जिसमें किसी चीज़ की बर्बादी का, किसी शहर की बर्बादी का जिक्र होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन मरसिया गो, इनमें से कौन सा जुज़्व कसीदे का है? इनमें से कौन सा जुज़्व कसीदे का है? चेहरा, नौहा, तशबीब या बैन? तो कौन सा जुज़्व है दोस्तों? तशबीब। तशबीब ये कसीदे का पहला जुज़्व है। तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ, ये 4 इसके जो कसीदे के अज़्ज़ा हैं, दुआ या हुस्न तलब दोनों एक ही चीज़ होती है, और बाकी ये 3 जो हैं ये मरथिए के अज़्ज़ा हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, हज्व में किस शायर को कामयाब करार दिया गया है? ज़ौक़, शौक़, सोज़ या सौदा? तो किसको कामयाब करार दिया गया है? यहाँ पे हज्व की बात है। हज्व सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लिखी है तो ये सौदा ने लिखी है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने 39 मदहिया कसीदे लिखे और इसी तरह से लगभग 30 से 40 के बीच में एग्जैक्ट, देखिए मुझे याद था लेकिन इस वक्त बोलो, मैं कमेंट बॉक्स में उसकी एग्जैक्ट तादाद लिख दूंगा। तो सौदा ने कसीर तादाद में हज्विया कसायद लिखे हैं। ठीक है, और उन्होंने कई सारे लोगों के, यहाँ तक कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसे बुज़ुर्ग लोगों के, मीर तक़ी मीर जैसे लोगों के इन्होंने हज्विया शायरी, हज्विया कसीदा लिखा है। ठीक है, ज़ौक़ जो है ये कसीदा गोई में इनका भी नाम मशहूर है। इनकी पैदाइश 1789 ईस्वी में दिल्ली में होती है और 1854 ईस्वी में इनकी वफ़ात होती है। ये बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। ठीक है, और इसी तरह शाह आलम सानी के भी उस्ताद थे। शाह आलम सानी ने ही इनको ख़ाक़ानी हिंद का खिताब दिया था। 30 कसीदे इनके मशहूर हैं। मिर्ज़ा शौक़, हकीम तसद्दुक़ हुसैन मिर्ज़ा शौक़ 1783 ईस्वी में जो पैदा होते हैं और 1871 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। जो इनकी मशहूर मसनवी, इन्होंने कसीदा नहीं लिखी, मशहूर मसनवी इनकी ज़हरे इश्क़ है। 1860 या 61 ईस्वी में इन्होंने ज़हर इश्क़ लिखी। इसके अलावा फ़रेब इश्क़, बहार इश्क़ भी इनकी मसनवियाँ हैं। मीर सोज़ 1798 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। इन्होंने कई सारे कसीदे लिखे। ठीक है, आसिफ़ुद्दौला और इसी तरह शुजाउद्दौला के दरबार से भी ये वाबस्ता रहे और ज़ौक़ के ये साथी भी, सौदा के ये साथी भी रहे। फ़र्रुखाबाद के नवाब के दरबार से वाबस्ता के होने के वक्त मीर सोज़, ठीक है, ये सौदा और मीर के हम असर तस्लीम किए जाते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है कि कौन सा किरदार गुलजार नसीम का नहीं है? गुलजार नसीम, जिसको पंडित दयाशंकर नसीम ने लिखी, 1839 ईस्वी में ये मसनवी शाये हुई थी। पंडित दयाशंकर नसीम की, जिनकी पैदाइश 1811 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में इनकी कम उम्र में इंतकाल हो गया था। 28 साल की उम्र में गुलजार नसीम इन्होंने लिखी थी। तो इसके किरदारों की बात की जाए तो ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक, बदर मुनीर या बकावली, कौन सा किरदार इसमें से नहीं है? तो ये बदर मुनीर इसके किरदार नहीं है। इसका ये सहरुल बयान का किरदार है। मसनवी सहरुल बयान जो मीर हसन साहब का मसनवी है, जिसको उन्होंने 1784 ईस्वी में लिखी और इस मसनवी की ये हीरोइन है बदर मुनीर और शहजादा बेनज़ीर की ये माशूक़ा है। मीर हसन साहब जो 1737 ईस्वी में दिल्ली में पैदा होते हैं और 1786 ईस्वी में उनका इंतकाल लखनऊ में होता है। ये उनकी मसनवी का किरदार है। बाकी ये तीनों किरदार जो हैं ये गुलजार नसीम के किरदार हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों? अगला सवाल है मरसिया के क्या माने हैं? नौहा करना, खुशी मनाना, बेजारगी या नाराज़गी?
तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नौहा करना यानी रोना पीटना गिड़गिड़ाना और मरे हुए शख्स की या अपने किसी प्यारे की या किसी चाहने वाले की मरने के पर जो हम नौहा और बेन करते हैं उसी को नाम है मरतिया। रसा से मुश्तक है, अरबी ज़बान के लफ्ज़ है रसा, जिसके माने गिरियावजारी करने का होता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, आम तौर से मरसिया के लिए कौन सी हैयत इस्तेमाल की जाती है? मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है मुसद्दस। और एक सवाल ये आता है कि मरसिया के लिए मुसद्दस की हैयत किसने मुख्तस की? तो वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। ठीक है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने पहली बार जो मुसद्दस के हैयत इन्होंने इख्तियार किया था, तब से मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत मुख्तस हो गई थी। और अगर ये बात आएगी कि मरसिए के अज़ाए तरकीबी किसने मुख्तस किया है, तो वो मीर ज़मीर ने किया। ठीक है, मीर ज़मीर जो दबीर के उस्ताद भी थे। ठीक है, मीर ज़मीर ने मरसिए के अज़ाए तरकीबी मुरतब किए, मुतय्यन किए, और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मुसद्दस की हैयत मुख्तस की थी। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, मीर अनीस के मुतालिक वो सिर्फ मरसिया गो नहीं एक बुलंद पाया शायर भी हैं, किसने कहा था? 1802 ईस्वी में जिनकी पैदाइश होती है मीर अनीस, और उर्दू के सबसे बड़े मरसिया गो तस्लीम किया जाता है, किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, शमशुर रहमान फारूकी, इमदाद इमाम असर या काजी अब्दुल सत्तार ने? तो इसका सही जवाब मैं बता दूं दोस्तों, सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू शायरी पर एक नज़र जो वहाँ पे अनीस और दबीर के तकाबली मुताला किया है, वहीं पर उन्होंने स्टार्टिंग में ही ये बात कह दी थी कि मीर अनीस सिर्फ मरसिया गो नहीं बल्कि एक बुलंद पाया शायर भी हैं। ठीक है, तो कलीमुद्दीन अहमद जिनकी पैदाइश 1908 ईस्वी में होती है और 1983 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है पटना में। मीर अनीस एक मुताला इनकी अलग से किताब भी है, लेकिन उर्दू शायरी पर एक नज़र में इन्होंने ये मीर अनीस के सिलसिले में कही है। उसके अलावा उर्दू तनकीद पर एक नज़र जो इनकी 2-3 किताबें ये मशहूर हैं। ठीक है, और दास्तान के बारे में भी इनकी अहम किताब है। शमशुर रहमान फारूकी दोस्तों 1935 ईस्वी में जिनकी पैदाइश होती है और सन 2020 में अभी 25 दिसंबर में इनका इंतकाल हुआ। शमशुर रहमान फारूकी की कई सारी किताबें, तनकीदी किताबें मौजूद हैं। इमदाद इमाम असर की अगर बात की जाए तो 1849 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है और 1933 ईस्वी में इनका इंतकाल हो जाता है पटना में। ठीक है, काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ पर भी इन्होंने मीर अनीस वगैरह के बारे में काफ़ी तफसील से मजमून लिखा। काजी अब्दुल सत्तार जो उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगार, नॉवल निगार, 1933 ईस्वी में सुल्तानपुर में मछराटा में पैदा होते हैं। 2018 ईस्वी में इनका इंतकाल अलीगढ़ में होता है। उर्दू शायरी में क़ुनूतियत, ये उनकी तनकीदी किताब है। उर्दू शायरी में क़ुनूतियत, जमालियात और हिंदुस्तानी जमालियात, ये 2 किताबें इनकी मशहूर हैं तनकीद के सिलसिले में। बाकी इन्होंने नॉवल हज़रत जान, मिर्ज़ा गालिब, सलाहुद्दीन अय्यूबी या इसी तरह से दारा शिको, ये तमाम इन्होंने मशहूर नॉवल लिखे। पीतल का घंटा अफसानवी मजमुआ, या अफसाना भी इनका मशहूर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? सवाल है मरसिए का अहम जुज़ कौन सा है? चेहरा, बैन, सरापा या दुआ? तो अहम सभी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, बैन, रज़, जंग, शहादत। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज़, जंग, बैन। ठीक है, ये जो अहम अज्जा हैं मरसिए के, इनमें कौन सबसे अहम जुज़ है? तो सबसे अहम जुज़ है बैन, क्योंकि बैन में ही मरसिए के जो आहो बुका की जाती है, जो उसका असल मकसद होता है। ठीक है, चेहरा, सरापा और दुआ, ये तीनों तो इसमें चारों में से तीनों जो है ज़्यादा अहम नहीं है, बल्कि बैन इस अज्जा में सबसे ज़्यादा अहम जुज़ तस्लीम किया जाता है, बल्कि इसी के लिए मरसिया लिखा ही जाता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? मौलाना शिबली ने शायरी की कितनी किस्में बताई हैं? तो थोड़ा टेक्निकल सवाल है दोस्तों। जो शेरुल अज़म का चौथी जिल्द है, जो शेरुल अज़म इन्होंने 5 जिल्दों में लिखी मौलाना शिबली नौमानी ने, इन्होंने शेरुल अज़म के चौथे हिस्से में क्या लिखा कि उर्दू शायरी जो 2 तरह से की जाती है, ये 2 तरह की उर्दू शायरी होती है, या उर्दू शायरी नहीं बल्कि शायरी 2 तरह की होती है, या तो मुसव्विरी होती है, तख़यली होती है। ठीक है, यानी एक शायरी में तो तस्वीर कशी की जाती है या तख़यली होती है। अब मुसव्विरी की भी 2 किस्में हैं, या तो मादियाती चीज़ें होती है या वदियती चीज़ें होती हैं। मादियात मतलब जिसमें मादियत की चीज़ें, मादियत की बात की जाती है। वदियत मतलब जिसमें जज्बात की बातें की जाती हैं। और तख़यली
की भी 3 किस्में हैं, कसीदा, मसनवी, गज़ल। तो बुनियादी तौर पे अगर हम देखा जाए, हम देखें मौलाना शिबली जो कहना चाहते हैं, तो शायरी की बुनियादी तौर पे कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? मुसव्विरी या तख़य्युली। ठीक है दोस्तों, जिसको ये महाकात और तख़य्युल कहते हैं। अगला सवाल क्या तो 20वां सवाल क्या है दोस्तों? 20वें सवाल पे हमारा आखिरी सवाल जो है, इबादत बरेलवी के मुताबिक जदीद उर्दू गज़ल के पेशरो कौन हैं? तो इबादत बरेलवी साहब की किताब है गज़ल और मुताले गज़ल, उसमें उन्होंने जदीद उर्दू गज़ल के पेशरो बताया है, और वो बताया है गालिब और मोमिन को। गालिब जो 1797 ईस्वी में पैदा होते हैं, 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है, और मोमिन साहब 1800 में पैदा होते हैं और 1852 ईस्वी में इनका इंतकाल होता है। मोमिन साहब गालिब के बाद पैदा होते हैं, 3 साल के बाद, और इसी तरह से काफ़ी पहले उनका इंतकाल भी हो जाता है। लेकिन दोनों हम असर होने के साथ साथ दोस्त भी हैं, और दोनों ने उर्दू शायरी में अलग तरह के जदीद उर्दू गज़ल का एक तरह से बुनियाद इन्होंने रखी। गालिब को तो आप जानते हैं बगावती नेचर इनका था, गज़ल में बिल्कुल नए तर्ज की बुनियाद रखी थी, और मोमिन भी मकर शायराना की जो एक नया तजुर्बा इन्होंने किया था, और इस तरह से मानवियत जो मामला बंदी की बात है मोमिन साहब के यहाँ, उस तरह की शायरी उर्दू गज़ल में पहले नहीं होती थी। तो गालिब और मोमिन को इबादत बरेलवी ने और जदीद उर्दू गज़ल के पेशरो बयान किया है अपनी किताब गज़ल और मुताले गज़ल में। तो ये 20 सवालात थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है दोस्तों तो अपना स्कोर भी हमें बताइए कमेंट में कि आपको कितने सवालों का जवाब मालूम था और कितने सवालों का जवाब हमसे फ़ायदा हुआ है आपका। कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर बताया करो दोस्तों। वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, रिकमेंड करें दोस्तों। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और दुआओं में ज़रूर याद